What are the factors which affect callus formation after limb lengthening? लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बाद, कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बाद, या फिर आपने लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए अगर आपने सर्जरी कराई है, एलओएन कराया हो या फिर आपने इलिज़ेरो कराया हो या फिर आपने इंटरनल नेल कराया, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा कैलस फॉर्मेशन डिपेंड करता है। बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं या फिर बहुत सारे लोग काउंसलिंग के जब आते हैं तो ये पूछ रहे थे कैलस मेरा अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो जो लोग लेंथनिंग करा चुके हैं या फिर जो लेंथनिंग कराना चाहते हैं उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो ये जो कंटेंट है इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कितना अच्छा कैलस बनाने वाली है। क्योंकि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी जब आप करा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलस फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी बने, अदरवाइज बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आपका रिहैबिलिटेशन पुअर हो जाएगा और आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा और आप हमेशा फिर रिग्रेट करते रहेंगे। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. कैलस फॉर्मेशन यानी कि न्यू बोन जो फॉर्म हमारी होती है उसको हम कैलस बोलते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि किस तरीके से जब हम लिम्ब लेंथनिंग की बात करते हैं तो वी नीड टू क्रिएट ए फ्रैक्चर, हमें एक फ्रैक्चर क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोटोमी। और जब इस ऑस्टियोटोमी को विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे इलिज़ेरो फ्रेम हो गया या फिर एलआरएस फ्रेम हो गया या फिर जो हमारी इंटरनल नेल है उसके अंदर मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके माध्यम से जब इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं एट स्पेसिफिक रेट, तब हमारे उसमें जो न्यू बोन फॉर्म होके आता है उसको हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। अब क्या कैलस हमें इमीडिएटली दिखाई देने लग जाता है कि आपने कल से लिम्ब लेंथनिंग स्टार्ट करी और आपको कैलस? नहीं, कैलस फॉर्मेशन में हमेशा टाइम लगता है। तो सबसे पहले वहां पे वेस्कुलरिटी बढ़ती है, जब हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां पे जो भी चीजें हमें एक न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए चाहिए जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मिनरल्स है, वो सारे के सारे वहां आके डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और जब धीरे धीरे वो डिपॉजिट होकर कैल्सिफिकेशन होने लग जाएगा तो हमें कैलस फॉर्मेशन दिखने लगेगी। तो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स लगने लगते हैं जब हम प्रीवियस जहां से हम डिस्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं वहां पे हमें कैलस दिखने लगे। सो उसको हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। अब इसमें दो तरीके की चीजें होती है हमारी, सॉफ्ट कैलस एंड हार्ड कैलस। सॉफ्ट कैलस जो होता है, शुरुआत में जो कैलस आता है उसको हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं, और बाद में जब उसकी स्ट्रेंथनिंग होने लग जाए जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर मिनरलाइजेशन पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसको हम हार्ड कैलस या न्यू बोन फॉर्मेशन कहते हैं। अब कैलस आना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मैं वन बाय वन उसको कवर करूंगा और इस सारे फैक्टर्स को अगर हम ढंग से करते हुए चले जाते हैं तब एक अच्छा कैलस फॉर्म होता है और लिम्ब लेंथनिंग सक्सेसफुल होती है। देखिए, लिम्ब लेंथनिंग सक्सेस इस बात में नहीं कि आपने 9 सेंटीमीटर गेन कर दिया लेकिन आपको डिफॉर्मिटीज आ गई, आपने 8 सेंटीमीटर गेन कर दिया लेकिन आपका कैलस मैच्योर नहीं हुआ। जो कंप्लीशन 8-9 महीने में होना चाहिए था लेकिन वो आपको 12 महीने लगे, 1.5 साल भी लगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलस फॉर्मेशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि आए दिन सिर्फ लोग मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन जो डॉक्टर से कंसल्ट होना चाहिए वो सारी चीजें कम की जाती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर्जरी शुड बी परफॉर्म वेरी वेल एंड मेटिकुलसली। जब मैं एक फ्रैक्चर क्रिएट करता हूं तो मुझे सॉफ्ट टिश्यू का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और पहला स्टेप जो होता है वो आपके सर्जन पे निर्भर करता है कि मैंने जब सर्जरी करी, मैंने जब वहां पे ऑस्टियोटोमी करी तो मैंने बहुत ज्यादा इंजरी तो नहीं करी है कि जब हम कट करेंगे अंदर जाएंगे थोड़ी इंजरी होनी है, लेकिन वहां पे बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ध्यान से एक एक सॉफ्ट टिश्यूज को एलिवेट करते हुए हम ऑस्टियोटोमी क्रिएट करते हैं। उसको लो एनर्जी ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। हाई एनर्जी ऑस्टियोटोमी में इंजरी ज्यादा होगी, लो एनर्जी में इंजरी कम होगी। आप ये समझ सकते हैं, इससे कैलस फॉर्मेशन अच्छा होगा। अगर हाई एनर्जी का किया है और अगर ढंग से ऑस्टियोटोमी नहीं करेगी तो वहां पे पूरे की पूरी बर्न आउट हो जाता है और कैलस पुअर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो डिपेंड करता है वो आपके सर्जन पे डिपेंड करता है, आपके रिहैबिलिटेशन पे नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है जो हम सोचते हैं कि रिहैबिलिटेशन मैं करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, खाना अच्छा खा लूंगा तो मेरी कैलस अच्छा आ ही जाएगा। वो सेकेंडरी फैक्टर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं हमेशा बोलता हूँ वो सर्जरी है। इसलिए जो सर्जन परफॉर्म कर रहा है ही शुड बी द बेस्ट सर्जन। सो सर्जरी चूज करने से पहले आप सर्जन से जरूर मिले, सिर्फ मार्केटिंग पर्सन से मिलकर और 4 वीडियोस देखने के बाद हवा करके वहां पे मत पहुंचे। सबसे पहले आप देखिए कि कौन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, किस तरह की सर्जरी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। वी आर डूइंग ऑल लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज एट आवर हॉस्पिटल इन Patodi, Global Hospital Trauma Center Patodi. We are NABH accredited hospitals and now we have performed more than 90 limb lengthening surgery over the period. सबसे पहला स्टेप मैं हमेशा बोलता हूँ उसको परफॉर्म करते हैं बेस्ट। सो आई डू माई बेस्ट वर्क सो दैट कैलस विल बी बेस्ट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सर्जरी।
सर्जरी के बाद सारे फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में आपकी बॉडी को हम हमेशा चेक कर लेते हैं, हम जल्दबाजी में सर्जरीज नहीं करवाते। ये एक प्लानिंग वाली सर्जरी, इसलिए कभी जल्दबाजी में नहीं कहते। तो पहला स्टेप अगर मैंने बेस्ट किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो जब बेस्ट हुआ तो आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। सेकेंड इज योर पेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जल्दबाजी नहीं करनी। 1 मिलीमीटर पर डे इज स्टैंडर्ड तरीका, अगर इससे ज्यादा जाते हैं तो कैलस बहुत पुअर होगा, और इससे स्लो जाते हैं तो फिर बहुत जल्दी मैच्योरेशन हो जाएगी, तो दिक्कत है। तो दैट सेकंड इज द पेस, कि किस रेट पे आपको डिस्ट्रैक्शन करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज योर न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिएंट डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो आपके हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन्स, विटामिन सी, ये सारी की सारी चीजें दी जाती है। और साथ के अंदर आपकी ब्लड वेस्कुलरिटी कितनी बढ़िया आ रही है। नंबर 4 इज ब्लड वेस्कुलरिटी, अगर हमने ब्लड वेस्कुलरिटी को नहीं देखा तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए पोस्ट सर्जरी हम ब्लड वेस्कुलरिटी को बढ़ाएं, और विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अब आप समझ सकते हो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर ऊपर में है वो बेस्ट सर्जरी परफॉर्म, बेस्ट ओस्टेटोमी परफॉर्म, एंड जो हमने डिस्ट्रैक्टर लगाया वो बेस्ट लगाया जाए। देन इज योर रेट, जिसपे हमें करना है कि 1 mm पर डे के ऊपर जाएंगे। देन थर्ड इज योर डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज द रिहैबिलिटेशन, कि आप बाद में फिजियो रिहैब ये चीज कर रहे हैं, तो हमेशा रिहैब इज नॉट द फर्स्ट, कि आपका कैलस पहले से पुअर है तो पुअर ही रहने वाला है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे निर्भर करता है कि आपका कैलस कैसा फॉर्म होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं, हाइट गेन करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गेन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग करानी है तब भी आप फ्री कंसल्टेशन हमारी टीम से ले सकते हैं। वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें शेयर करें। हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं किस तरीके से हमने टॉपिक बाय टॉपिक इस लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज के बारे में पूरा का डिटेल बताया है। ये लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज बहुत सारे मार्केटिंग पर्सन्स ने हवा बना के रख दी है, लेकिन एक इलिज़ारो सर्जन लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज को परफॉर्म करता है। और आने वाले समय में देखोगे आप इंडिया के अंदर ये लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज हम किस लेवल पर लेके जाने वाले हैं, और इनके प्राइसेस को भी किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं। So friends, keep on subscribing our channel, like our video and share our video. Thank you so much.